आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। कोरोना के मामलों पर नियंत्रण के बाद बीजेपी संगठन अपने कार्यक्रमों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन देश में कोरोना मामले की संख्या में कमी आने के बाद बीजेपी ने अगले 1.5 महीने के लिए 12 कार्यक्रम तय किए हैं। इसके लिए 19 जून को बीजेपी की कार्य समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी, तो वहीं 27, 28 और 29 जून को अल्मोड़ा में बीजेपी की चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी और साथ ही पार्टी के अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार होगी। जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और ऐसे कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को आगामी कुछ दिनों के कार्यक्रम हमने जो तय किए हैं उनमें कुछ जिम्मेदारी दी है, सबके साथ वर्चुअल बैठक की है। हमने अभी जो हमारे कार्यक्रम जैसे जैसे अनलॉक होगा ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार का हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो हमारी 12 कार्यक्रम तो सीधे सीधे जो हम लोग आगे अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। इन 12 कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और कोरोना काल में चुनौती प्रबंधन और सेवा एक विषय रखा है, जिस विषय को हम नीचे तक मंडल स्तर तक। तो वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक आयोजित की है, जिसमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पेयजल और सीवरेज की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर पेयजल नगर निगम और जल संसाधन के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने पेयजल आपूर्ति से जुड़ी दीर्घकालिक योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ये कहा कि जहां पर भी सड़क की खुदाई होती है वहां पर जल्द से जल्द सड़क निर्माण का काम पूरा करें। अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्याओं को लेकर जल संस्थान व जल निगम के अधिकारी को मैंने यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से इस बिंदु पर चर्चा हुई। क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन्होंने हमें बताया कि राजेंद्र नगर में 25 तारीख के बाद ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। अभी एक ट्यूबवेल हमने वहाँ पर लगाया है, उसमें अपेक्षा के अनुरूप पानी नहीं मिला, लगभग 600। तो वहीं मसूरी के रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने पर एसआई नीरज कठैत के ट्रांसफर ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और एसआई नीरज कठैत का तत्काल ट्रांसफर निरस्त करने की मांग भी की गई। इसी कड़ी में एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने सरकार से मांग की है कि एसआई नीरज कठैत को वापस बुलाया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश सरकार और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पुलिस विभाग की कार्यशैली को देखिए, पुलिस विभाग खासकर उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और हमेशा ही अच्छा कार्य करती आई है। लेकिन इस समय जरूरी है विधायकों को समझना, हमारे प्रदेश के नेताओं को समझना कि किस प्रकार से वो पुलिस की कार्रवाई को ठीक प्रकार का अंजाम दे सके। अगर वो खुद ही, अगर हमारे जो नेता हैं, प्रदेश के नेता विधायक हैं, अगर वो खुद ही स्वयं रूप से पुलिस के कार्यशैली में दखलंदाजी करेंगे। बहुत साल पहले इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधान या मंत्री हुआ करती थी, उनका किरण बेदी जी ने चालान करा। उन्होंने वहां पर चालान भरा और किरण बेदी जी को घर पे चाय पर यह बुलाकर उनकी ईमानदारी की तारीफ करके उन्हें शाबाशी दी। जनता पार्टी हर एक संस्था को अपनी या मुट्ठी में लेना चाहती है। ऐसी कौन सी संस्था है जिन्हें ये अपनी मुट्ठी में नहीं लेना चाहती? जो ईमानदारी से काम करता है वो बहुत झूठी पार्टी की आंखों में खटकता है।
तो वहीं मसूरी में घंटाघर जैन धर्मशाला के पास मैकेनिक और पर्यटकों के बीच जमकर विवाद हो गया। दरअसल दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तो वहीं मैकेनिक ने यह बताया कि वह अपनी दुकान में काम कर रहा था कि 2-3 युवक आए और स्कूटी से छेड़छाड़ करने लगे, जिसका विरोध करने पर पर्यटकों ने उस पर हेलमेट से हमला कर दिया और मामला बढ़ता ही चला गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर थाने ले आई और दोनों तरफ की बात सुनी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हम अपनी स्कूटी सही कर रहे थे, वो आया ढक्कन खोलने लगा, स्कूटी का पेट्रोल निकालने लगा। हमने उसे पीछे किया, मैं भाई हट जाओ, पेचकस उठाने लगा, छेड़छानी करने लगा। हमने होकर के पीछे किया उसे और वो हाथापाई पे शुरू हो गया। हमने उसे पीछे धक्का दिया, पीछे से गाड़ी में लड़के आए उसके 5, उसने हेलमेट ला। तो वहीं कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित रहे और पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आ सके। लेकिन नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र के आसपास के गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल यहां के अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने से उन्हें रोजाना करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई चौपट होती जा रही है। तो वहीं छात्रों का ये कहना है कि ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। इस पर समाज सेवी नंदन सिंह बोहरे ने यह बताया कि यहाँ पर सालों से नेटवर्क की दिक्कत है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर विधायक सांसद तक की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन देकर काम को टाल दिया जाता है। हम नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हमारे क्षेत्र में BSNL का एक टावर हालसुकोरड़ में लगा रखा है, जो कि 2G टेक्नोलॉजी में काम करता है और कई दिनों तक वर्षा या मौसम खराब होने के कारण वो भी बंद हो जाता है। 2-2, 3-3 दिन तक बंद रहता है, जिसकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों को। हमारे गांव में इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम एक ऊंची पहाड़ी पर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। हमारे गांव में इंटरनेट नहीं होने के कारण हम ऊपर पहाड़ी में पढ़ने जाते हैं। तो वहीं टनकपुर तहसील के अंदर आने वाले गांव छीनी गोठ में बीजेपी विधायक कैलाश गहतोटी पहुंचे। तो वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर 3 किलोमीटर सड़क निर्माण के काम का शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर ग्रामीण और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल गांव में सड़क की हालत बेहद ही खराब थी, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही कई सालों से सड़क निर्माण की मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बीजेपी विधायक ने निर्माण के काम को शुरू किया। तो वहीं विधायक कैलाश गहतोटी ने यह बताया कि सड़क निर्माण के लिए 2017 में ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन विभाग की खामियों के चलते काम रुका हुआ था। तो वहीं इस खबर से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उद्घाटन तो माननीय सांसद जी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है, उन्हीं का जुडिशरी रहती है। लेकिन हमने केवल खुशियाँ बांटी हैं गांव वालों के साथ है कि ये काम अब चालू होने जा रहा है। और ये बहुत समय से इतनी पब्लिक यहाँ रहती है, करीब 2-2.5 हज़ार आदमी रहता है। इस कीचड़ में कैसे आता था, और मेरी पीड़ा थी बहुत समय से। जब मैं विधानसभा सदस्य चुना गया था 2017 में ही इसकी टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो वहीं टनकपुर में मिशन जागरूकता अभियान के तहत कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को कोरोना वायरस सम्मान से नवाजा गया है। बता दें कि वरिष्ठ व्यवसायी विजेंद्र अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ लोगों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोटी, SDM समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार की परवाह किए बिना निस्वार्थ और ईमानदारी से सेवा करने वाले मृतक पत्रकार के योगदान को नजरअंदाज किया गया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं टनकपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आसाम राइफल का जवान शारदा नदी में बह गया। आपको बता दें कि जनपद चंपावत के गड़ीगोड़ के बनबसा में एक जवान और उसके साथी टहल रहे थे कि तभी दोनों अचानक शारदा नदी में गिर गए, जिसके बाद जवान का साथी सुरक्षित नदी से बाहर निकालने में
सफल रहा, तो वहीं दूसरा जवान पानी के तेज बहाव के चलते लापता हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद भी गायब हुए जवान को ढूंढने में असफल रही। फिलहाल पुलिस की टीम जवान की तलाश में जुट गई है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर अब सीधा नवजात बच्चों को शिकार बना रही है, जिसे बचने के लिए पौड़ी में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में पीसीवी टीका सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसकी शुरुआत विधायक मुकेश कोहली ने की है। आपको बता दें कि ये टीका नवजात बच्चों से लेकर 9 महीनों तक के बच्चों को लगाया जाएगा, जो शिशुओं को निमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकेगा। साथ ही इन सभी बीमारी से होने वाली मौत पर भी रोकथाम लगेगी। तो वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक मुकेश कोहली ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से सेंटर की सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निमोनिया का जो टीकाकरण का है पीवीसी, आज उसका हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल पौड़ी में शुभारंभ किया है। और जैसे कि सीएमओ साहब द्वारा बताया गया है कि 1.5 महीने में, 3.5 महीने में और 9 महीने में ये टीका बच्चों पर लगेगा। और जो हमारा बच्चों का टीकाकरण होता है उसी में अब ये टीका भी शामिल हो गया है। और इससे जो बच्चों को दिमागी बुखार आता था, बच्चों में निमोनिया की शिकायत होती थी और बुखार और निमोनिया की शिकायत के कारण बच्चों। तो वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल ये न्यूमोकोकस कंजुगेट वैक्सीन प्रदेश सरकार की तरफ से 45 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों को लगाई जा रही है, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने फीता काटकर की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 साल से 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन, जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा। आज इसकी शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है या और गंभीर बीमारियाँ हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए टीकाकरण या टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। आज तो वहीं लालकुआं में कोरोना से जंग हारने वाले एक युवक की याद में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसे मृतक के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने आवास पर आयोजित किया। आपको बता दें कि इस दौरान हल्द्वानी से आए स्वर्गीय बाल किशन देव की चैरिटेबल ब्लड बैंक की देखभाल में रक्त इकट्ठा किया गया। तो वहीं इस ब्लड बैंक के चिकित्सक प्रकाश मेहता ने कहा कि जहां एक और कठिन परिस्थितियों में लोग थक हार कर घर बैठ जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवार में भाई की मृत्यु के बाद भी योगेश उपाध्याय ने जो काम किया है वो बेहद ही सराहनीय है। वैभव उपाध्याय जी की स्मृति में उनके छोटे भाई जो हमारे वार्ड के सभासद भी हैं यहाँ के, योगेश उपाध्याय जी, उनके द्वारा ये कैंप लगाया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके लिए तमाम क्षेत्रवासी, लालकुआं के लोग उनको बहुत बहुत उनकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं और इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और न जाने कितने अपनों को हम लोगों ने खोया। लालकुआं में हमारे छोटे भाई, हमारा जो योगेश है, सभासद नगर पालिका का, उनके भाई वैभव जो कोरोना के पूर्व खातूनों ने हमसे छीन लिया, एक होनहार नौजवान नवयुवक था। और मैं बधाई देना चाहूँगा सभासद महोदय को कि उन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने यार दोस्तों को संभाला, क्योंकि एक जवान मौत इस घर में हुई थी और वो भी एक हंसमुख चेहरा, एक अच्छा लड़का जो है हमने अपनों के बीच में से खो लिया। मैं आप सभी बड़े भाई, छोटे भाई और यहाँ पे उपस्थित बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर आए हुए जो कोविड से इससे देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में
कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और न जाने कितने अपनों को हम लोगों ने खोया। लाल कुआं में हमारे छोटे भाई, हमारा जो योगेश है सभासद नगर पालिका का, उनके भाई वैभव जो कोरोना के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक होनहार नौजवान नवयुवक था और मैं बधाई देना चाहूँगा सभासद महोदय को। तो वहीं लाल कुआं में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही 80 नशीले इंजेक्शन भी उसके साथ बरामद किए हैं। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब कोतवाली प्रभारी और वरिष्ठ उप निरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त करने गए थे। इस दौरान वन निगम डिपो के पास पुलिस ने एक युवक को रोका, जिसके बाद युवक भागने लगा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। तो वहीं मौके पर युवक की तलाशी ली गई, जिसके बाद युवक से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हमारी टीमें उसमें लगातार काम कर रही हैं। आज भी हमने एक व्यक्ति को वन विभाग डिपो नंबर 5 के ठेकेदार संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ठेकेदार संघ ने गांव के विकास के लिए सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि की जिलाधिकारी से मांग की है। दरअसल संघ के पदाधिकारियों ने ये कहा कि 2021-22 के लिए जिला योजना से धनराशि आवंटित हुई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम किया जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी मनमानी करते हुए अपने चहेतों को ही ठेकेदारी का काम देते हैं, जिसके चलते दूसरे ठेकेदारों पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही सरकार से मिलने वाली धनराशि का भी नुकसान हो रहा है। इससे इतना ही नहीं, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से गांव का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते संघ ने जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर जवाब देते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जांच का आश्वासन दिया है। जो भी विभाग को काम मिला उनमें निरंतर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो विभागीय अधिकारियों पर दबाव बना के गलत काम करवा रहे हैं और जिससे विभाग का अधिकारी मजबूर होकर गलत काम करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस टाइप के हो, जो एक व्यवस्था है। वर्ष 2021-22 में जिला निधि की जो जनपद चमोली के जिला निधि में जो प्रस्ताव पारित हुए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय के, तो जो प्रस्ताव पारित किए थे उनमें जो सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, कार्यदायी संस्थाएं जितनी हैं, वो जितनी भी हैं वो व्यक्तिगत अपनी हमारी जो योजनाएं। तो वहीं उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों से भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ऐसे ही एक तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से गांव को जोड़ने वाली एक सड़क भूस्खलन होने के कारण बंद हो गई, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बीमार लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने को मजबूर है। ये बताया जा रहा है कि सड़क बीते 2 हफ्तों से पूरी तरह से बंद है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो वहीं PMGSY कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता BN गोदियाल ने जल्द सड़क खोलने का आश्वासन दिया है। हमारे गांव की सड़क पिछले 2 हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गांव के लोगों को और बीमार लोगों को बाजार और अस्पताल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो वहीं कोरोना काल में बिजली चोरी पर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने भगवानपुर स्थित एक बड़े जाने माने कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की है। दरअसल कॉम्प्लेक्स की दुकानों और कमरों में बिजली की चोरी हो रही थी, जिसे कॉम्प्लेक्स के मालिक और प्रॉपर्टी डीलर दोनों की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।